Hello my dear students, welcome all of you on my YouTube channel Inspiration Science Class. Today just I am going to do about the reproduction in organism. यानी आज हम बात करेंगे reproduction in organism. आज इस क्लास में हम बात करेंगे लाइफ स्पेन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, फंक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्शन के बारे में और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिप्रोडक्शन के बारे में. मतलब लाइफ स्पेन मतलब जीवन अवधि क्या है उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे जनन क्या है. एक्चुअली जो चैप्टर मेन तो वही है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जीवों में जनन पर ही मेन बात करनी थी, लेकिन जनन को समझने के लिए हमें जीवन अवधि को समझना जरूरी था. इसके बाद हम बात करेंगे जनन के कार्य क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्शन, और उनके बाद हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मतलब विशेषताएं हैं वो क्या है. तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइफ स्पेन क्या है, जीवन अवधि. इसे हमें पढ़ने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि हमारे तो चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन को जानने के लिए हमें लाइफ स्पेन जानना क्यों जरूरी है. पहले हम लाइफ स्पेन को समझते हैं. कहा कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं. सपोज दैट कि एक जीव है, उनका जीवन अवधि 60 इयर्स है. फॉर एग्जाम्पल इंसान की जो जीवन अवधि एक एवरेज है वो 60 साल है, 100 ईयर्स मानी जाती है. सपोज दैट कि एक 60 साल के बाद एक इंसान जो है वो मर गया, तो फिर भी आज इंसान हमें देखने को मिलता है. वो कैसे? एक्चुअली वो रिप्रोडक्शन के थ्रू देखने को मिलता है हमें. यही वजह है कि हमें लाइफ स्पेन को जानना जरूरी था, क्योंकि लाइफ स्पेन जो जीव दुनिया में एक बार जन्म ले लिया, ऐसा नहीं है कि वो जो जीव दुनिया में जब जन्म लिया वही आज तक है. वो तो दुनिया में कब का कब चला गया, लेकिन उन्होंने अपने ही जैसे जीवों को इस दुनिया में छोड़ दिया है. तो आइए लाइफ स्पेन को समझते हैं. लाइफ स्पेन क्या है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उसका जीवन अवधि कहते हैं. जीवन अवधि अलग अलग जीवों का अलग अलग होता है. जीवन अवधि कुछ मिनटों से लेकर, कुछ घंटों से लेकर, कुछ दिन से लेकर, कुछ महीने से लेकर, कुछ साल से लेकर कई हजार साल तक हो सकता है. यानी अलग अलग जीवों की जो जीवन अवधियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं. एनसीईआरटी में जो कुछ जीवों के जीवन अवधियां दिए गए, आइए हम उसको समझते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा है लाइफ स्पेन्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों की जीवन अवधियां. ये एनसीईआरटी से है. इसमें मैंगो और पीपल ये मैंने एक्स्ट्रा दिया है वो कुछ समझाने के लिए. तो आइए हम समझते हैं. एलिफेंट की जो जीवन अवधि है वो 75 ईयर्स है, और रोज बुश यानी गुलाब का जो पेड़ होता है वो 10 साल, डॉग का 25 साल है, बटरफ्लाई का 1 से 2 सप्ताह है, 1 to 2 वीक्स, क्राउ का 15 ईयर्स, बनाना ट्री का 25 ईयर्स, काउ का 26 ईयर्स, पैरोट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, और हॉर्स का जो है 50 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 1 मंथ को फल मक्खी भी कहते हैं, राइस प्लांट 4 मंथ्स, टॉर्टवाइज 100 to 150 ईयर्स, बनियान ट्री 300 to 50 ईयर्स, मैंगो 200 ईयर्स, और पीपल का है 2500 ईयर्स. तो जैसा देख सकते हैं कि इसका 1000 ईयर्स है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बटरफ्लाई का जिसका कि 1 से 2 सप्ताह है. वहीं पर आप फ्रूट फ्लाई का देख सकते हैं 1 महीना है, जबकि राइस के प्लांट का 4 महीना है. तो ये कुछ सप्ताह से लेकर के आप यहाँ पे देख रहे हो, कुछ महीने से लेकर के, कुछ साल से लेकर के, और 1000 साल तक भी आप देख रहे हो. एक चीज हमें और जाननी चाहिए कि जीवन अवधि किसी भी जीव की जो है मतलब जीवन अवधि जो है किसी भी जीव के आकार पर, साइज पर और उसके शेप पर डिपेंड नहीं करता है. ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो है, कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी का साइज बहुत बड़ा है तो वो बहुत लंबी जिंदगी जिएगा, ऐसा नहीं है. उसको एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां समझो कि क्राउ यानी कौवा, और यहां पर देखो पैरोट, दोनों का शेप और साइज भी एक ही जैसा होता है, लेकिन ये 15 साल जीता है और ये 140 ईयर से जीता है. इसका मतलब जो है लाइफ स्पेन किसी भी जीव के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है. अब देखो हाथी कितना बड़ा होता है, वो 75 साल ही जीता है, लेकिन पैरोट जो है कितना छोटा है, वो 140 साल जीता है. तो और टॉर्टवाइज कितना छोटा है, ये देखो 100 से 150 साल जीता है. इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के साइज पर डिपेंड नहीं करता है.
उसी तरीके से आप एक चीज और देख सकते हो, मैंगो और पीपल, ये दोनों के जो पेड़ होते हैं शेप और साइज में लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मैंगो का ट्री का जो लाइफ स्पेन है वो 200 ईयर्स है, जबकि पीपल का जो है 2500 ईयर्स है। तो मेरे ख्याल से आपको लाइफ स्पेन समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जिक्र किया गया था, आइए उसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यह एक सेल है, यह एक ऑर्गेनिज्म है, ये सेल डिवीजन द्वारा जो है दो सेलों में डिवाइड कर गया। तो गौर से समझिए, यह एक सेल था, यही सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो गया, और यह एक ऑर्गेनिज्म भी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? एक कोशिकीय जीव, वैसा जीव जो एक कोशिका का बना होता है, जिसमें किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी जीव हैं, किंगडम मोनेरा में सारे बैक्टीरिया को रखा गया है। उसके बाद यूग्लिना वगैरह को जो है, डायटम्स को और प्रोटोजोआ वगैरह को जो है किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे जीव एक कोशिकीय हैं। जब एक कोशिकीय जीव का बॉडी कंप्लीटली दो सेल में डिवाइड होगा और ये दो अलग अलग जीव के रूप में काम करेगा, तो बताइए कि ये जीव खत्म हुआ? ये जीव खत्म कहाँ हुआ? ये एक बॉडी था और ये बॉडी दो बॉडी में डिवाइड हो गया। ये बॉडी तो आज भी है ना। इसका मतलब एक कोशिकीय जीवों में जो इस तरह का जनन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो किसको दर्शा रहा है? उसकी इमोर्टलिटी को दर्शा रहा है, यानी वो अमर है, वो मरा ही नहीं है। इस वजह से एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं जी। आइए अब हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। कहा कि जनन जो है एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। वैसे अगर जैविक प्रक्रिया का इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल ना करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये भी कहते हैं कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं, तो भी बात समझ में आती है। लेकिन एनसीईआरटी ने स्पेशली शब्द का इस्तेमाल किया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया। तो इसके कहने का क्या अर्थ है कि जीव जनन जो है एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव जो है दूसरे जीव को उत्पन्न करता है। तो आइए इस चीज को हम पहले समझते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस कहने का क्या मतलब है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक्चुअली बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस इंडिकेट करता है जनन की विशेषताओं को, यानी कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या चीज है, आइए थोड़ा सा उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं रिप्रोडक्शन के कार्य को, अर्थात जनन के कार्य को। अब जनन का जो सबसे पहला काम है जाति की जीवन क्षमता को, यानी कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज को बनाए रखना। आज कोई भी स्पेसीज आप देख रहे हो वो यूं ही पैदा नहीं हो गया, हजारों वर्षों से वो इस दुनिया में आ रहा है। तो किसके थ्रू आ रहा है? रिप्रोडक्शन के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? रिप्रोडक्शन के थ्रू आ रहा है। अगर उन्होंने रिप्रोडक्शन ना किया होता तो आज हम उसको देख नहीं पाते। जिस भी ऑर्गेनिज्म को हम अपने आसपास में देख रहे हैं, इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन किया है, और उनके तो पूर्वज दुनिया से चले गए लेकिन वो आज इस दुनिया में है। फिर कुछ दिन के बाद वो चले जाएंगे, फिर उनके बाद वो अपने आने वाले जनरेशन को छोड़ के चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये किसी भी स्पेसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है जी। दूसरी चीज है प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या है कि जब कोई फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेसीज के जो कोई सदस्य जब वो मर जाते हैं तो वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनके जगह उनका बच्चा ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल किसी घर में एग्जाम्पल के तौर पर एक घर में पहले दादा ए रहते थे, ए ने जन्म दिया बी को, बी ने जन्म दिया सी को, कंटिन्यू चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ए उस घर को छोड़ के चला गया, ए की मृत्यु हो गई, तो बी वहां पे रह रहा है और बी ने सी को जन्म दिया है। जब बी चला जाएगा तो फिर वहां पे सी आएगा, और इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती आ रही है।
तो जब से दुनिया कायम है तब से जो है कि रिप्लेसमेंट हो रहा है। हमारे पूर्वज जाते हैं और हम उसकी जगह पर आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हम इस दुनिया से चले जाएंगे ना, चले ही जाएंगे, फिर कोई और आएंगे। अगला है कि जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है बायोलॉजी में, उसको समझिए। कहा किसी खास एरिया में रहने वाले जो जीव होते हैं, कोई भी जाति होती है, उसकी कुल संख्या को उसका पॉपुलेशन कहा जाता है। किसी खास एरिया में किसी भी हर स्पीसीज का अलग अलग पॉपुलेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम यहाँ पे शेर खोजेंगे तो शेर का पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि शेर यहाँ पे नहीं है। इंसान की बात करें तो जितने भी इंसान इस एरिया में हैं, तो वो उसकी जितने भी संख्या है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो वो पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन के आधार पर। अब यहाँ के लोग कसम खा लें कि भाई मेरे को रिप्रोडक्शन ही नहीं करनी है, क्या होगा, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे यहाँ पे सब चले जाएंगे, रिप्लेसमेंट नहीं होगा और यहाँ की जो एक आबादी, इस इलाके की जो एक आबादी है वो खत्म हो जाएगी। 14 है लाइफ। आज इस धरती पे लाइफ देखने को हमको मिल रहा है ओनली ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज यहाँ पे जीवन नहीं होता। जीवन है उसका बस एक ही कारण है कि रिप्रोडक्शन है, और इस वजह से यहाँ पे लाइफ है। तो लाइफ के होने का बस एक ही कारण है, वो है रिप्रोडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, उस वेरिएशन का कारण भी रिप्रोडक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी इंसान आपको दुनिया में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल वो एक दूसरे से डिफरेंट देखने को मिलते हैं, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। उसका कारण ये है कि जब दो ऑर्गेनिज्म के मिलने से, जब मेल और फीमेल के आपस में मिलने से नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, तो उसमें डीएनए का एक नया कॉम्बिनेशन तैयार होता है, जिससे एक नई तरह के प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और जो है इसी को जो है साइंस की भाषा में जो है वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन कहने का क्या अर्थ है, कहा कि एक ही परिवार के जो बच्चे हैं, तो सारे बच्चे में जो एक डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंसेस है ना, वो देखने का डिफरेंसेस हर चीज का। तो फिलहाल बॉडी डिजाइन को ही देखिए, वो जो डिफरेंस, उसी को वेरिएशन कहा जाता है। ये वेरिएशन कहने का, वेरिएशन वेरी करना है ना, एक दूसरे से अलग अलग होना। तो आइए उसके बाद हम समझते हैं जनन की विशेषताएं। एक बात समझो कि हमने ये कहा कि जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये कोई जीव है, ये एक दूसरे जीव बी को पैदा कर रहा है। तो सवाल ये है कि ए ने जब बी को पैदा किया तो ए तो यूं ही है, ए तो वैसा ही है ना। ऐसा तो नहीं कि जब हम किसी को जन्म देते हैं तो हम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वो हमको जो है मेरा पूरा बॉडी उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हम तो रहते ही हैं, फिर हम एक और ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपना एक कॉपी तैयार करते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी कि डीएनए जो है अपना एक फोटोकॉपी तैयार करेगा जी, जो कि पेरेंटल सेल जो है अपने डॉटर सेल को भेज देगा। उनके बाद एक सेल के अंदर में बहुत सारी चीजें होती है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, और भी बहुत सारे बायोकेमिकल्स होते हैं। तो उन सब का भी सेल के अंदर क्या होता है, संश्लेषण होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, बी का निर्माण करेगा, बी के पास अगर कुछ रहेगा ही नहीं तो इसको सेल कैसे कहेंगे। जितनी चीजें ए के पास है उतनी चीजें अभी बी के पास है। इसका मतलब ए के पास फॉर एग्जाम्पल डीएनए था, तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, और डीएनए जब डीएनए का ही काम होता है आरएनए वगैरह को बनाने का, और आरएनए प्रोटीन वगैरह को बनाने का काम करता है। उसके बाद ये सेल जो है धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद इसका क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। अगर आपने हाइड्रा को देखा है तो यहां पर एक जो है बर्ड निकलता है, तो ये बर्ड में क्या होता है, धीरे धीरे सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होता है और ये क्या है एक तरीके का, ये इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है। और ये रिप्रोडक्टिव यूनिट से जो है इससे क्या हो जाएगा, अपने पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और फाइनली जो है वो एक नए इंडिविजुअल में ये बर्ड क्या करेगा,
न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस कहने का मतलब ही रेप्लिकेशन की रिप्रोडक्शन की विशेषताएं हैं, जिसमें एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है। एक नए सेल के फॉर्मेशन के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन, आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस और भी दूसरे बायोकेमिकल का सिंथेसिस मतलब सेंसलेशन यानी उसका निर्माण होना जरूरी है। फिर सेल का जो है वृद्धि करना जरूरी है। फिर सेल का कोशिका का बंटवारा होना भी जरूरी है। और हमारे बॉडी में वैसे बहुत तरह की कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन स्पेशली जब इन्होंने कहा कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, तो ये एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं एक जो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की क्षमता रखती है। फॉर एग्जांपल, हम हाथ से इस उंगली से तो नए बच्चे को जन्म नहीं दे सकते ना, हमारा मेल गैमेट ही ना, हमारा स्पर्म में ही ना जन्म देगा बच्चे को, तो उसकी बात हो रही है। अगर असेक्सुअल है तो इसकी बात हो रही है। तो उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो जो है एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगले क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, और वहां पे हम रिप्रोडक्शन को जो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को मतलब डिटेल से जानेंगे। और यदि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने क्लासमेट्स में शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।